रात में अटलांटिक महासागर के ऊपर 306 लोगों को लेकर उड़ रहे एयरबस A330 में अचानक से फ्यूल खत्म हो जाता है, लाइट्स बंद हो जाती है और इंजन के शोर के बदले प्लेन के अंदर एक सन्नाटा छा जाता है। प्लेन पानी की ओर तेजी से गिरने लगता है और लोग डर के मारे चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। पायलट काफी कोशिश करते हैं लेकिन प्लेन उनके काबू में नहीं आता। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिनमें कोई भी फंसना नहीं चाहेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती और लापरवाही आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, यह सबक हमें इस हादसे से सीखने को मिलता है। यह कहानी है एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की। तो यह हादसा क्यों हुआ, इसके होने के पीछे किसकी गलती थी और इसमें कितने लोगों की जान गई, आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं द डीपेस्ट साइंस। 23 अगस्त 2001 की वो शाम 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ कैनेडियन एयरलाइन की ट्रांसैट फ्लाइट 236 टोरंटो के पियर्सन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोर्चुगल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। एयरबस A330 के साथ फ्लाइट को ये दूरी लगभग 7 घंटे में तय करनी थी। प्लेन में सवार सभी लोग खुश थे क्योंकि यह छुट्टियों का समय था और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों के बाद उनके साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। इस फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाला विमान A330 उस समय के सबसे एडवांस और हाईली ऑटोमेटेड प्लेन्स में से एक था और उस समय इसे दुनिया के सबसे सेफ एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता था। और तो और जो प्लेन इस फ्लाइट में यूज होने वाला था वह भी सिर्फ 2 साल ही पुराना था। फ्लाइट की कमांड 48 साल के कैप्टन रॉबर्ट पीचे के हाथ में थी, जिन्हें 16,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपने करियर में कई तरह के प्लेन्स उड़ाए हुए थे, हालांकि उनके करियर में एक दाग भी लगा हुआ था, वो ये कि एयर ट्रांसैट को ज्वाइन करने से पहले गांजे की तस्करी के आरोप में उन्होंने 16 महीने जेल में काटे थे। रॉबर्ट पीचे के साथ इस फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर की कमान 28 साल के डर्क जागर के हाथों में थी, जिनके पास तकरीबन 5,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद फ्लाइट 236 में 48 मैट्रिक टन फ्यूल भरा जाता है और सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार होते ही इसे रनवे तक पुश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। रात के लगभग 9 बजे कैप्टन सभी रूटीन चेक कंप्लीट करने के बाद इंजन को फायर करते हैं और फ्लाइट 236 लिस्बन जाने के लिए रवाना हो जाती है। कुछ मिनटों में पायलट प्लेन को 39,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाते हैं और इसके बाद प्लेन एकदम से स्टेबल हो जाता है। अब क्योंकि ये प्लेन सुबह सवेरे लिस्बन पहुंचने वाला था, इसलिए पैसेंजर्स भी आराम करने और सोने के लिए लेट जाते हैं। इस तरह की लंबी फ्लाइट में पायलट्स के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे में दोनों पायलट्स का मुख्य काम बस फ्यूल की क्वांटिटी पर नजर रखना और प्लेन के सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखना था। फ्लाइट में पहले 4 घंटे बड़ी ही आराम से गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही फ्लाइट अटलांटिक ओशियन में अपने आधे रास्ते पर पहुंचती है तो पायलट को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब वार्निंग मिलती है। यह वार्निंग प्लेन के इंजन नंबर 2 से आ रही थी, जो राइट साइड में था। वार्निंग में लिखा आता है कि इंजन में ऑयल का प्रेशर हाई है और ऑयल की क्वांटिटी कम है और ऑयल का टेम्परेचर भी कम है। ये एक अजीब किस्म की वार्निंग थी जिसे दोनों में से किसी भी पायलट ने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि आम तौर पर जब फ्लाइट उड़ती है तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, ना कि कम होता है। दोनों पायलट्स इस वार्निंग को समझने के लिए ऑपरेटिंग मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद ये तुरंत ही कनाडा के मीरेबल में मौजूद एयर ट्रांसैट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में संपर्क करते हैं और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। जिस ऑफिशियल से इनकी बात होती है वह कहता है कि जैसे ही उनको इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ समझ आएगा तो वह दोबारा कांटेक्ट करेगा। प्लेन के कॉकपिट में पायलट बहुत बड़ी टेंशन से गुजर रहे थे, जबकि पीछे मौजूद पैसेंजर्स आने वाले खतरे से अनजान चैन की नींद सोए हुए थे। इसी तरह तकरीबन आधा घंटा बीत जाता है, जिसके बाद सुबह के करीब 5:30 बजे पायलट्स को स्क्रीन पर एक नया मैसेज मिलता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि प्लेन के दोनों विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल इम्बैलेंस हो गया है, यानी एक विंग में फ्यूल ज्यादा है और दूसरे विंग में कम। प्लेन में फ्यूल इम्बैलेंस होना भी काफी रेयर होता है, पर इतना खतरनाक नहीं।
क्योंकि इसे ठीक करने के लिए पायलट्स क्रॉस वाल्व को खोल देते हैं, जिससे लेफ्ट विंग में मौजूद फ्यूल बहकर राइट विंग में चला जाता है और दोनों विंग्स में फ्यूल की मात्रा बराबर हो जाती है। लेकिन इसे करने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही पायलट्स को एक नया वार्निंग मैसेज मिलता है कि प्लेन में इतना फ्यूल मौजूद नहीं है कि यह लिस्बन तक पहुंच सके। अब यहाँ से चीजें थोड़ा सीरियस होना शुरू हो जाती है। प्लेन अभी भी अटलांटिक ओशियन के बीच में था और ये किसी भी तरह लिस्बन तक नहीं पहुंच सकता था। इसी में पायलट्स के पास करीब के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन क्योंकि प्लेन अटलांटिक ओशन के बीच में था, ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प था और वो था एजोर्स के तेसरा आइलैंड में मौजूद लेजस एयरपोर्ट पर लैंड करना। पायलट्स बिना देर किए तुरंत वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं और फ्यूल शॉर्टेज की वजह से उन्हें लेजस एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। इस समय प्लेन में 7 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की कैपेसिटी का केवल 6% था। फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा था और पायलट्स को ऐसा होने का रीजन समझ नहीं आ रहा था। पायलट्स इस चीज को लेकर श्योर थे कि ये फ्यूल लीकेज नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही प्लेन में किसी तरह का टर्बुलेंस महसूस हुआ था और ना ही मौसम इतना खराब था कि उसकी वजह से लीकेज हो जाए। अब दोनों पायलट्स को फ्यूल में लगातार कम होने का कोई भी कारण नहीं मिलता, तो वह इसे कंप्यूटर का एरर मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूल की कैपेसिटी रीड करने वाले सेंसर सही डेटा नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ्यूल शॉर्टेज की वार्निंग मिल रही है। हालांकि सच इससे बिल्कुल अलग था। असल में प्लेन के राइट साइड वाले इंजन से बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल लीक हो रहा था। इसका कारण यह था कि इस इंजन के अंदर एक हाइड्रोलिक पाइप फ्यूल पाइप पर रगड़ खा रहा था, जिससे फ्यूल पाइप की आउटर कास्टिंग टूट गई और उससे भारी मात्रा में फ्यूल लीक होकर बाहर निकलने लगा। इस समय प्लेन में सिर्फ 4.8 टन फ्यूल बाकी था, जबकि इस पॉइंट पर इसमें कम से कम 17 टन फ्यूल होना चाहिए था। ऐसे में दोनों पायलट्स दोबारा मेंटेनेंस कंट्रोल से संपर्क करते हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। पायलट्स के मन में फ्यूल लीक प्रोसीजर करने का भी ख्याल आता है, लेकिन कैप्टन पीच ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि इस प्रोसीजर को करने के लिए उन्हें प्लेन को नीचे करते हुए 20,000 फीट पर लाना पड़ता। कैप्टन ने सोचा, अगर सच में ये फ्यूल लीक हुआ तो 20,000 फीट पर आना आत्महत्या करने जैसा होगा। ऐसे में उन्होंने 39,000 फीट की ऊंचाई पर रहना ही प्रेफर किया। कैप्टन का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि सुबह 6:13 पर राइट साइड वाला इंजन बंद हो जाता है और कैप्टन लेफ्ट इंजन को पूरी पावर देकर नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इंजन के सहारे प्लेन 48,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता था। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर डर्क जैगर अपनी सिचुएशन के बारे में एटीसी को बताते हैं। इस पॉइंट पर प्लेन में सिर्फ 600 लीटर फ्यूल बचा था और प्लेन अभी भी अपनी मंजिल यानी कि लेजस एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था। 13 मिनट तक प्लेन इसी तरह चलता रहा, लेकिन उसके बाद लेफ्ट वाला इंजन भी फ्यूल खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। फ्लाइट 236 अभी भी अपनी डेस्टिनेशन से 120 किलोमीटर दूर थी। दोनों इंजन बंद होने के बाद प्लेन में इलेक्ट्रिकल पावर भी खत्म हो जाती है और पायलट्स के पास प्लेन को ग्लाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऐसा होने पर प्लेन के निचले हिस्से में रेम एयर टरबाइन नाम का एक फैन ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है और उसके घूमने से जो पावर जनरेट होती है उससे कॉकपिट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स चलने लगते हैं। कैप्टन पिच के पास अब बस एक ही रास्ता बचा था कि जितना हो सके प्लेन को ग्लाइड करवाकर अपने करीब के लेजस एयरपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश की जाए। यानी अब प्लेन में मौजूद सभी 306 लोगों की जान अब कैप्टन के हाथ में थी। बिजली कट जाने से पैसेंजर केबिन में अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में कैप्टन फ्लाइट अटेंडेंट्स को यह कहते हैं कि वह सभी पैसेंजर्स को पानी में क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार रखे। मगर पानी में क्रैश लैंड करना एक बहुत बुरा आइडिया था, क्योंकि अगर इसमें लोग इम्पैक्ट से बच भी जाते हैं तो ओशन का पानी उनकी मौत की वजह बनता। सही मायने में कैप्टन के पास बस एक ही रास्ता था कि प्लेन को ग्लाइड कराते हुए किसी तरह लेजस एयरपोर्ट तक ले आया जाए, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। प्लेन इस समय एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर दूर था और इसके नीचे गिरने की रफ्तार 2000 फीट प्रति मिनट के आसपास थी और क्योंकि प्लेन इस वक्त 30,000 फीट की ऊंचाई पर था, ऐसे में 15 मिनट के अंदर यह हर हाल में सतह पर टच करने वाला था, फिर चाहे कैप्टन इसे एयरपोर्ट पर पहुंचा पाए या नहीं। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क निकल चुके थे और अंदर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। कैप्टन पिच के लिए दिक्कत यह थी कि एयरबस A330 कोई ग्लाइड प्लेन नहीं था। साथ ही इंजन के अलावा प्लेन के 3 में से 2 हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से प्लेन के पिच को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
इसके अलावा प्लेन के विंड स्पॉयलर्स, नोज व्हील और रिवर्स थ्रस्ट भी फेल हो चुके थे। यानी प्लेन को सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचाना ही मुश्किल नहीं था, इसे कंट्रोल करना और अगर यह किसी तरह लैंड कर ले तो इसे रनवे पर रोकना भी बहुत मुश्किल होने वाला था। लेजस एयरपोर्ट पर टावर कंट्रोलर रनवे की लाइट्स को ऑन ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि कैप्टन को रनवे दूर से ही नजर आ जाए। और ऐसा करने का फायदा भी होता है क्योंकि क्रू को लेजस एयरपोर्ट दूर से ही नजर आ जाता है। प्लेन को ग्लाइड करते हुए कैप्टन पिच्चे के लिए एक चैलेंज यह भी था कि उन्हें इसकी रफ्तार 140 नॉट से कम नहीं होने देना था, वरना रेम या टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो जाती। साथ में यह भी ध्यान रखना था कि स्पीड 200 नॉट्स को क्रॉस ना करे, वरना लैंडिंग गियर बाहर न निकलता। और परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि प्लेन जब एयरपोर्ट के एकदम नजदीक आ गया तो कैप्टन को एक नई प्रॉब्लम दिखाई दी। असल में कैप्टन का काम प्लेन को ग्लाइड करवाते हुए जितना हो सके उतना ऊपर रखना था। और दिक्कत यह थी कि कैप्टन ने अपना काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से कर दिखाया था। यानी अब प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर था, लेकिन इसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी और यह बहुत ज्यादा थी। सही मायनों में प्लेन को इस पॉइंट पर सिर्फ 3,000 फीट पर होना चाहिए था। अब कैप्टन पिच्चे के पास परेशानी यह थी कि अगर यह प्लेन को एकदम से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं तो यह अपनी रफ्तार खो देगा और रनवे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे में वह अपने माइंड के अंदर कुछ जरूरी कैलकुलेशन करते हैं और प्लेन को 360 डिग्री टर्न देते हुए पीछे की तरफ घुमा देते हैं। इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर डर्क जैगर विंग्स के फ्रंट में लगे स्लेड को एक्सटेंड कर देते हैं। इससे होता यह है कि प्लेन बिना कोई ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करे स्लो रफ्तार से फ्लाई करने लगता है। पिच्चे का ऐसा करना बहुत ही हिम्मत भरा फैसला था क्योंकि उन्होंने प्लेन को रनवे के बिल्कुल ऑपोजिट घुमा दिया था। पीछे बैठे पैसेंजर्स को अभी भी यही लग रहा था कि प्लेन पानी में क्रैश लैंडिंग करने वाला है। तकरीबन 20 मिनट बाद प्लेन पूरा चक्कर लगाकर एयरपोर्ट की तरफ लौटता है तो कैप्टन उसे रनवे की तरफ एलाइन कर देते हैं। हालांकि प्लेन की ऊंचाई अभी भी थोड़ा ज्यादा थी, पर इतना नहीं थी कि इसे एक और चक्कर लगाया जा सके। ऐसे में कैप्टन इस शेप में लहराते हुए रनवे की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि प्लेन और रनवे के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। नीचे एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम पहले से ही तैयार होकर तैनात हो जाते हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लिया जा सके। फ्लैप्स न होने से कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर प्लेन की स्पीड 200 नॉट्स तक ही घटा पाते हैं, जबकि आम तौर पर यह रफ्तार करीब 145 नॉट्स होती है। कोई खास कंट्रोल न होने के वजह से कैप्टन के पास प्लेन को रनवे पर उतारने का सिर्फ एक ही चांस था। आखिरकार प्लेन के टायर रनवे को तेज झटके से हिट करते हैं, इतना कि प्लेन बाउंस होकर दोबारा रनवे पर गिरता है और इसके 12 में से 8 टायर फट जाते हैं। प्लेन की रफ्तार बहुत तेज होती है और बिना विंग स्पॉयलर्स और बिना इंजन थ्रस्ट के यह आसानी से कम भी नहीं होती। जैसे ही कैप्टन ब्रेक दबाते हैं तो प्लेन के टायर पूरी तरह जाम हो जाते हैं और प्लेन बहुत तेज रफ्तार से रनवे पर स्किड करने लगता है। लेकिन किसी तरह रनवे खत्म होने से पहले यह प्लेन पूरी तरह रुक जाता है। सरप्राइजिंगली प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स इस हादसे में सुरक्षित बच जाते हैं। हालांकि प्लेन के साइड के गियर व्हील में आग लग जाती है, लेकिन रनवे पर मौजूद फायर ब्रिगेड इस आग को आराम से काबू कर लेती है। मौत के मुंह से निकले पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को खुद के जिंदा बचने का यकीन तक नहीं होता। दोनों पायलट्स और क्रू मेंबर्स का जबरदस्त स्वागत होता है और लोग उन्हें हीरो की नजर से देखते हैं, क्योंकि एविएशन हिस्ट्री में किसी भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट के द्वारा अचीव की गई सबसे लंबी ग्लाइड थी। और सबसे जरूरी यह कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। इन्वेस्टिगेशन से यह सामने आता है कि लिजास एयरपोर्ट की तरह रुक करते समय अगर पायलट्स किसी भी तरह के फ्यूल लीक प्रोसीजर को फॉलो कर लेते तो इस एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी इनके प्लेन में कम से कम 3.8 मैट्रिक टन फ्यूल बच जाता। लेकिन कंफर्मेशन बायस की वजह से पायलट्स इन फ्यूल लीक वार्निंग्स को समझ नहीं सके थे। लेकिन फ्यूल लीक की असली वजह की बात करें तो यह एक टेक्नीशियन की गलती से हुआ था। दरअसल टेक्नीशियन ने गलती से इंजन में एक ऐसा पार्ट लगा दिया था जो कि किसी दूसरे प्लेन में लगाया जाना था और इस गलती की वजह से फ्यूल ट्यूब फट गई और यह सारा हादसा हुआ। तो यह थी एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की वह कहानी जिसे आज भी एविएशन इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।